नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 जो 27 फरवरी को पेपर है, उसके सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कह रहा शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, विकल्प 1 सही हो जाएगा, ये विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो एक शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए धैर्य और लगन सबसे आवश्यक है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। देखिए जो नर्सरी कक्षा का बच्चा है वो सबसे ज़्यादा किसी से लगाव या जुड़ाव है उसका तो मेरा परिवार। तो आप लोग कौन से विषय वस्तु का चयन करेंगे? मेरा परिवार, यानी सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिकता संक्रियात्मक चरण। देखिए संवेदी प्रेरक चरण, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? संवेदी गामक अवस्था जो है जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प, संवेदी प्रेरक अवस्था। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की। तो शिक्षण में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए, ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। ठीक, तो लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम ... के सिद्धांत पर आधारित है। सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारी, अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये सक्रिय भागीदारी, क्योंकि वो बच्चों से उत्तर ढूंढने का प्रयास करती है, यानी बच्चे स्वयं सक्रिय भागीदार हो रहे हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सक्रिय भागीदारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु उसकी कितनी दी हुई है? 12, वास्तविक आयु कितनी दी हुई है? 10, यानी 12 बटे 10 गुणे 100 कर देंगे तो काट देंगे तो कितना आएगा? 12 दो हम्मा 120, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 120। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। देखिए जो समेकित बाल विकास शिक्षा है ये सभी बच्चों के लिए एक ही स्कूल की व्यवस्था करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, यानी बी विकल्प, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से वर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो कैसे वो कर सकता है? वो आदर्श रूप से, जब स्वयं आदर्श स्थापित करेगा तो बच्चे भी उसी की नकल करेंगे, यानी आदर्श रूप से बर्ताव करके। विकल्प बी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, शिक्षार्थी के सामाजिकरण की प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन, या यानी बाल बच्चे का लालन पोषण, पालन पोषण। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अधिगम शैली में अंतर का कारण आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा? शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचार नीति, ये उनमें अधिगम शैली में अंतर दिखाई पड़ेगा इस कारण से। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण या विचारणीय नीति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, यानी पहले कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। देखिए, सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलने की तरफ बढ़ेगा, यानी बोलने का अभ्यास करेगा, फिर वो पढ़ना सीखेगा, उसके बाद लिखना सीखेगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, सबसे पहले क्या आएगा? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद में लिखना। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो ये जो मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, ये आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, यानी परस्पर अंतःक्रिया। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो ये कैसे सीखेंगे? मूर्त अनुभव से। मूर्त अनुभव मतलब यदि आप किसी वस्तु के बारे में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो वस्तु उसके सामने आप दिखा भी रहे हैं, ये क्या है? मूर्त अनुभव। इससे बच्चा जल्दी सीखेगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, कक्षा में अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग स्तर के होते हैं, तो यदि आप एक ही मानक बना के पढ़ाएंगे तो हर बच्चा नहीं सीख पाएगा, इसलिए आप विविध अनुभवों को विविध तरीकों से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, यानी डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डांट की ओर संकेत करती हैं, वो कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां इस ओर संकेत करती हैं कि वो कैसे सीखते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प, वो कैसे सीखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा जो किस बीमारी से ग्रसित है, वह साकोवाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, मतलब साकोवाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। ये शब्द जंबलिंग विकार है, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सीमिया है, डिस्मोर्फीमिया है। ये कौन सा हो जाएगा? पठन विकार। ये विकार आपसे जरूर पूछेगा एक क्वेश्चन। ये कौन सा विकार हो जाएगा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है ये पठन विकार के अंतर्गत आता है, वो पढ़ने में उसको दिक्कत है, साकोवाज पढ़ता है, तो इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प, डिसलेक्सिया। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करें। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बच्चों
के लिए बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। इसी में गतिविधि भी शामिल हो जाएगी। ये विकल्प दिया हुआ है बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं, लेकिन इससे सबसे अच्छा विकल्प यही लग रहा है कि बच्चों की प्रगति का नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। जब आप सुधारात्मक कदम उठाएंगे तो उसमें गतिविधियां शामिल हो जाएंगी, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। तो कैसे हो जाएगा? नैतिक मुद्दों पर जब चर्चा में उन्हें शामिल करेंगे तो उनका विकास, नैतिक मूल्यों का विकास होगा। इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये विकल्प, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, जब आप लड़के लड़कियों में विभेद कहीं दिखाई पड़े तो वो किस में जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह में जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें? डी विकल्प, क्योंकि वो लड़कियों को वरीयता देता है। ठीक है, आप किसी को वरीयता नहीं, सबको समान अवसर प्रदान करेंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। आपसे पूछ रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है। बताइए, आपको अभी क्वेश्चन आया था कि आप कक्षा में अलग अलग गतिविधियों का प्रयोग करेंगे क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है। एक विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो आप क्या करेंगे? दृश्य श्रव्य सामग्री लाएंगे और कक्षा को और रुचिकर बनाएंगे। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यवहार का करना पक्ष डॉट डॉट में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो ये किस में आएगा? सीखने के गतिक क्षेत्र में आएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, सीखने के गतिक क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की ऐसा कौन सा विकल्प दिया है जो सहायता करता है? शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। तो क्या करेंगे? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में यह शिक्षक की सहायता करेगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का। तो किसका हो जाएगा? ये प्रेक्षण अधिगम का। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रेक्षण अधिगम का ये उदाहरण है। यदि वह अध्यापक से समय की पाबंदी या कुछ सीख रहा है तो ये किस में जाएगा? प्रेक्षण अधिगम में जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा।
विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? सघन अभ्यास करना कार्य होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, शिक्षार्थियों और अभिभावक के उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए। देखिए, यदि कोई कमी रह गई है तो उस पर आप उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था स्थापित करेंगे जिससे उस कमी को दूर किया जा सके। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह बच्चों का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो यदि वह छोटी छोटी गलतियों पर छोटे छोटे बच्चों पर क्रोध करता है तो इससे आप ये समझेंगे कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, यानी वो पढ़ाने के योग्य नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत के विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 जो है यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत के विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, 30 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। और आप लोग फॉर्म अपना सबमिट कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।